नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और प्रेसिडेंट के इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो एक बार देख लेते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों में किन किन टॉपिक्स को देख चुके हैं। ठीक है, यानी पावर्स में कौन सी पावर्स देख चुके हैं हम प्रेसिडेंट की। पावर्स में सबसे पहले देखी थी हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स ये देख चुके हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायी शक्तियां, ये भी देख चुके हैं। उसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर के बाद हमने देखी ऑर्डिनेंस, इसी में देखी थी ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, इसी में क्या देखा, ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, उसके बाद देखा हमने फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स वित्तीय शक्तियां देखी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने देखा वीटो पावर्स। ठीक है, वीटो पावर्स देख ली। और क्या देख लिया हमने, वीटो पावर्स के बाद हमने देखा है एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गया, लेजिस्लेटिव पावर्स हो गया, फाइनेंशियल पावर्स हो गया, वीटो पावर्स हो गया। और देखा था हमने जुडिशियल पावर्स। क्या देखा, जुडिशियल पावर्स। और जुडिशियल पावर्स में ही हमने देखा था क्या, पार्डनिंग पावर, समाधान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर्स। ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं और ये भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स या इमरजेंसी प्रोविजन। और इमरजेंसी पावर्स में कितने टाइप के देखा हमने। पहला है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ये देख चुके हैं। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के तहत, ये भी देख चुके हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये देखना बाकी है। तो आज की क्लास में एक तो ये देखेंगे हम, और उसके बाद फिर देखेंगे हम डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी पावर्स, ये भी बाकी है। ठीक है, और जो मिलिट्री पावर्स थी, सैन्य शक्तियां थी, वो भी देख चुके हम। और क्या देखा हमने, जो डिप्लोमेटिक पावर हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स, ये सभी हम देख चुके हैं। तो यानी आज क्या देखेंगे, एक तो इमरजेंसी पावर्स में फाइनेंशियल इमरजेंसी देखेंगे, वित्तीय आपातकाल, और क्या देखेंगे, और देखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, तो ये था एक लेआउट कि हमने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या देखा है। ठीक है, अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे पहले हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा और प्रेसिडेंट रूल पढ़ा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, और जो प्रेसिडेंट रूल है वो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 दोनों के तहत हमने प्रेसिडेंट रूल को देखा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, इसमें देखेंगे क्या क्या है। अगर जो नेशनल इमरजेंसी और जो प्रेसिडेंट रूल है, अगर दोनों समझें तो वित्तीय आपातकाल में कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा बहुत आसान है ये। तो देखते हैं वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या हमारा आज का टॉपिक, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, और ये किसके तहत है, आर्टिकल 360, 360, अनुच्छेद 360 के तहत हमारे संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, कब घोषणा करेंगे, किस आधार पे घोषणा करेंगे, तो हमारे संविधान में 2 आधार दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बेस क्या होंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बेस या आधार क्या होंगे इसके। ठीक है, आधार 2 हैं। पहला तो आधार है, अगर खतरा हो 382 क्रेडिट ऑफ इंडिया, 382 क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी भारत की साख को खतरा हो, भारत की साख को खतरा।
साख को खतरा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है थ्रेटन टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी किसको खतरा हो, जो वित्तीय स्थायित्व को, वित्तीय स्थायित्व को खतरा, ठीक है। इन दोनों को क्या हो, दोनों को खतरा हो। यानी सीधा सीधा अगर बात देखें तो जब देश में आर्थिक संकट हो, देश में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी ये नहीं नॉर्मल जो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, एक्सट्रीम लेवल के फाइनेंस क्राइसिस, जैसे एग्जांपल है 1991 और 91 का समय था, जो उस समय हमारा देश भयंकर जो वित्तीय आपातकाल से यानी वित्तीय संकट से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तो ऐसा अगर संकट आए तो उस समय पे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, दो आधार के ऊपर, या तो भारत की जो साख है उसको खतरा हो, क्रेडिट को खतरा हो, या फिर क्या है भारत की जो वित्तीय स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, उसको क्या हो, खतरा हो, तो उस आधार पे, ठीक है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होती है इसकी, क्योंकि ये देखा भाई अगर एक बार प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी तो फिर उसको पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना होता है। तो जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो सेम है प्रेसिडेंट रूल के, ठीक है। क्या है, प्रेसिडेंट रूल के सेम है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल या एंड ड्यूरेशन, उसकी अवधि क्या रहेगी, एंड ड्यूरेशन, ठीक है। यानी जो संसदीय अनुमोदन तथा अवधि, उसकी अवधि क्या रहेगी, ठीक है। ये देखते हैं। सबसे पहले तो अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, उसके बाद संसद में के दोनों सदनों में क्या है, वो है जो अप्रूव्ड करवानी होती है, ठीक है। यानी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए वो, संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। विद इन 60 डेज या 2 मंथ, विद इन 16 डेज या 2 मंथ, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। 60 दिन के अंदर, और किससे, साधारण बहुमत से। यानी संसद के दोनों सदनों में जो जिस तारीख को फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है, उस तिथि से 2 माह के अंदर, द्वारा 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है। 2 माह के अंदर किससे, साधारण बहुमत से। देखो जो सबसे पहले आर्टिकल 352 के तहत हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था, वो था विशेष बहुमत से 30 दिन के अंदर। बाकी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 60 दिन के अंदर और सिंपल मेजोरिटी से। इन चीजों में आप ध्यान रखना, ठीक है। 2 माह या 60 दिन के अंदर, और किससे, साधारण बहुमत से, ठीक है। साधारण बहुमत से क्या है, उसको पास करवाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वही बात है, जब अगर मान लो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, उसकी घोषणा कर दी जाती है, और उस समय पे अगर अप्रूवल कराना होता है तो लोकसभा अगर भंग हो, ठीक है, इफ लोकसभा डिजोल्व, इफ लोकसभा डिजोल्व विदाउट अप्रूवल, विदाउट अप्रूवल, ठीक है। यानी लोकसभा अनुमोदन के से पहले भंग हो जाए, लोकसभा संसद में अनुमोदन से पहले भंग हो जाए या विघटन हो जाए, तो फिर क्या है, देन पास्ड बाय अप्रूव्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, अप्रूव्ड किया जाएगा, अप्रूव्ड बाय
राज्यसभा, ठीक है, यानी राज्यसभा द्वारा क्या हुआ, वो अनुमोदित, ठीक है, क्योंकि अब तो राज्यसभा ही है। एंड लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, या नई लोकसभा के बाद, नई लोकसभा बनने के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद, ठीक है, अगर लोकसभा भंग है तो 6 महीने के अंदर क्या है, लोकसभा फिर क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उसका अलग से गठन होगा, और नई के बाद उसको क्या है, अप्रूव्ड विद इन 30 डेज, अप्रूव्ड विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर फिर वो नई लोकसभा उसको क्या करेगी, अनुमोदित करेगी, 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना जरूरी है, ठीक है, 30 दिन के अंदर क्या करना जरूरी है, 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना जरूरी है। ये था पार्लियामेंट में क्या, अप्रूवल ऑफ जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की संसद में क्या अनुमोदन होगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार प्रेसिडेंट द्वारा अगर डिक्लेयर कर दी जाती है तो फिर उसके बाद वो संसद में अनुमोदित करवानी होती है। संसद के दोनों सदनों में जिस डेट को वो क्या हुई है, वो डिक्लेयर हुई है, उसके 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों में उसको अनुमोदित करवाना होता है। यदि लोकसभा बिना अनुमोदन के भंग हो जाती है, वित्तीय आपातकाल लग चुका है और उसके बाद फिर लोकसभा भंग हो जाती है बिना अप्रूवल के, बिना अनुमोदन के, तो राज्यसभा उसको अपना अप्रूवल देगा, और लोकसभा अगर दोबारा उसके बाद दोबारा जब लोकसभा बनेगी तो 30 दिन के अंदर जो नई लोकसभा आई है उसको क्या करना होगा, उसका अनुमोदन करना होगा, उसको 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। ड्यूरेशन रहती इसकी, एक बार अगर डिक्लेयर कर ली जाती है तो ये जब तक समाप्त ना कर दे तब तक क्या रहती है, इसकी ड्यूरेशन रहती है। यानी एक बार अगर प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी इसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो ये जब तक घोषणा को वापस नहीं लिया जाता तब तक क्या रहती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू रहती है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक क्या रहती है, लागू रहती है। तो देखते हैं अब ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, यानी आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के या संसद के अनुमोदन के बाद, संसद के अनुमोदन के बाद, ठीक है, ये कंटिन्यूज till it is revocated, till it is revoked, ठीक है, यानी इसकी समाप्ति तक, इसकी समाप्ति तक क्या है, ये जारी रहती है, समाप्ति तक जारी रहती है, ठीक है। अब समाप्ति कैसे होगी भी, समाप्ति फिर वही होगी, प्रेसिडेंट एक अन्य घोषणा के साथ क्या है, वित्तीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करते हैं, ठीक है। यानी अब देखते हैं रिवोकेशन कैसे होगा इसका, या समाप्ति कैसे होगी, रिवोकेशन या समाप्ति, ठीक है, कैसे होगी रिवोकेशन या समाप्ति कैसे होगी। प्रेसिडेंट कैन रिवोक द फाइनेंशियल इमरजेंसी with a subsequent proclamation, एक अन्य उद्घोषणा के साथ, यानी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को,
एक अन्य घोषणा से समाप्त कर सकते हैं, अन्य घोषणा से समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो प्रोक्लेमेशन या जो अन्य घोषणा उद्घोषणा की जाती है उसमें संसद की या लोकसभा की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा, या बोले तो लोकसभा, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल में अगर लोकसभा में क्या है साधारण बहुमत से उसके जो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का अगर रिजोल्यूशन या प्रस्ताव पास हो जाता तो राष्ट्रपति को क्या फिर वो वापस लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे यानी संसद या लोकसभा के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, हम अनुमोदन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो समाप्त भी हो गई। देखो हमने क्या कर लिया, हमने अप्रूवल भी दिला दिया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कि दोनों सदनों में 60 दिन के अंदर साधारण बहुमत से अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा उसको उसी टाइम पे अनुमोदित करेगी, नई लोकसभा बनने के बाद फिर वो लोकसभा 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदित करेगी। और ये भी बताया एक बार संसद में अनुमोदन होने के बाद वित्तीय आपातकाल है जब तक जारी रहता है, जब तक इसको क्या है वापस ना ले लिया जाए या उसको समाप्त ना कर दिया जाए। और समाप्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा एक अन्य घोषणा से उसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो संसद या लोकसभा की अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव है। क्योंकि अगर देश के अंदर वित्तीय आपातकाल है लगा हुआ है, क्योंकि वित्त का संकट है या फाइनेंस की दिक्कत है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, और उस पर फिर कुछ न कुछ तो प्रभाव रहेगा। आपातकाल अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें यही है जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका क्या होता है, उनका एक्सटेंशन हो जाता है, यानी उनका विस्तार हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रभाव तो यही है, पहले भी पढ़ा हुआ हमने देखा हुआ। यानी पहला क्या है, सबसे पहले तो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। सबसे पहला क्या प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव तो यही है एक्सटेंशन ऑफ सेंटर, एक मिनट रुकना, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी जो संघ कार्यपालिका का विस्तार हो जाता है, संघ कार्यपालिका का विस्तार हो जाता है। ठीक है, और विस्तार होने का मतलब क्या है, वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्टेट को डायरेक्ट करते हैं इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, यानी वित्त के मामले में। और क्या करते हैं वो, गिव डायरेक्शन टू स्टेट, कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यानी वित्त के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकते हैं वो। ठीक है, राज्य क्या करते हैं, वो निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, जो बजट और मनी बिल होते हैं स्टेट के, वो किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, बिल, जो मनी बिल और जो बजट होते हैं स्टेट के, वो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रभाव रहेगा, और प्रभाव रहेगा बजट एंड
मनी बिल ऑफ स्टेट, मनी बिल ऑफ स्टेट्स कैन बी रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राज्य का बजट तथा धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्या किया जा सकता है, उसको आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, और क्या प्रभाव रहेगा वित्तीय आपातकाल का? जो सेंट्रल स्टेट के एम्प्लॉय हैं उनके क्या है, सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यानी रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, यानी सभी कर्मचारियों की, और उसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। और सारे के सारे स्टेट या सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके क्या कर सकते हैं, जो सैलरी अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन, अगला प्रभाव रिडक्शन इन सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, यानी वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, वेतन और भत्तों में क्या कटौती की जा सकती है, किस किस के? ऑल एम्प्लॉयज ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के। ठीक है, इंक्लूडिंग द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, यानी जो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों समेत संघ तथा या केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों का। ठीक है, किस किस का वेतन और जो भत्ते कटौती की जा सकती है? जो सेंटर और स्टेट के सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके, और जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके सभी के वेतन और भत्तों में क्या है, कटौती की जा सकती है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो ये था जो फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल का टॉपिक। यानी आपातकाल से का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल या 3 प्रकार की इमरजेंसी हमने देखी। सबसे पहले देखी जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। उसके बाद देखा प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। और अब देखा हमने आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में क्या देखा हमने, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल का टॉपिक अब खत्म होता है। उसके बाद अब एक टॉपिक और बचता प्रेसिडेंट में, छोटा सा, जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग जिसको प्रयोग कर सकते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह की जरूरत नहीं होती, वो होती है विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वो देखते हैं, लास्ट टॉपिक है जो प्रेसिडेंट का। ठीक है, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि ये तो पढ़ ही लिया हमने टॉपिक भी, और राष्ट्रपति का टॉपिक है जो समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। बहुत डीपली हमने देखा राष्ट्रपति का टॉपिक को, और उम्मीद करता हूँ आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ और नोट जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो ये चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, आपको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है। मैंने आसान तरीके से आपको जो रिप्रेजेंटेशन दी है इन चीजों की। ठीक है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट का लास्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्रेशनरी पावर बची हुई है प्रेसिडेंट की, डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ
प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है, यानी राष्ट्रपति अपने विवेक के ऊपर अपने हिसाब से बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, मंत्री परिषद की सलाह के, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 74 को एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 74 को सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में क्या हुआ, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कई बार पढ़ चुके हैं हम, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी राष्ट्रपति की सलाह और किसके लिए, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, ये बात कही है। अब ये बोलोगे आप इसमें क्या विवेकाधीन शक्ति है, इसमें विवेकाधीन शक्ति ये है, एडवाइस है जो राष्ट्रपति की, उसको एक बार क्या है, प्रेसिडेंट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, यानी क्या है, जो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिख रहा हूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, फॉर, ये चीजें हमने देखी हैं, रिकंसिडरेशन, ठीक है, यानी मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस, ठीक है। तो देखो वापस भेजने में तो उसको किसी मंत्री परिषद से सलाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंत्री परिषद की तो सलाह है, उसको ही वापस भेज दिया, तो यानी जो ये बात है, ये क्या है, ये डिस्क्रेशनरी पावर है किसकी, एक बार वापस भेजने की जो शक्ति है वो किसकी, डिस्क्रेशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति है वो प्रेसिडेंट की, यानी ये चीज क्या हुई फिर, ये है डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी पावर या विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रेशनरी, पावर या विवेकाधीन शक्ति है ये, विवेकाधीन शक्ति, क्यों, एक बार तो अपनी मर्जी से वापस भेज सकते, कौन सी, ये एक बार वापस भेजने वाली, ठीक है। उसके बाद अगली कौन सी विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अगली है वीटो पावर में पॉकेट वीटो जो है, आर्टिकल 111 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को या किसी भी बिल को सहमति के लिए क्या क्या पावर्स हैं, और उन्हीं पावर्स को हमने फिर देखा कि इन्हीं को वीटो बोला जाता है, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो और एक क्या थी, एक थी पॉकेट वीटो। तो जो नेक्स्ट शक्ति है वो क्या है, पॉकेट वीटो, क्या है, पॉकेट वीटो या जिसको जेबी वीटो भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जेबी वीटो। इसमें क्या है, इसमें क्या है, नो टाइम बाउंडेशन, नो टाइम बाउंडेशन फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं, ठीक है, यानी राष्ट्रपति मन चाहे जितने समय तक क्या है, राष्ट्रपति मन चाहे उसको अपनी सहमति ना दे, वो उसकी क्या है, अपनी डिस्क्रेशनरी पावर या विवेकाधीन शक्ति है। और एक बार ऐसा किया भी है, किसने, हमारे प्रेसिडेंट थे यानी जैल सिंह जी, उन्होंने जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था 1986 में, उसको क्या कर दिया था, उसके ऊपर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यानी ये भी उनकी फिर क्या विवेकाधीन शक्ति है। सहमति को रोकना, वो अपनी मर्जी से सहमति को रोक सकते हैं, भाई मैं असेंट नहीं करूंगा इस बिल को, या मैं इस बिल के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, वो उनकी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। तो ये हो गया। अगली विवेकाधीन शक्ति क्या है, अगली विवेकाधीन शक्ति है वो पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर पीएम तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसमें विवेकाधीन शक्ति क्या है,
वो एक एक्सट्रीम केस में भी पीएम को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपॉइंट पीएम। अगली जो विवेकाधीन शक्ति क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। किस केस में, व्हेन नो पार्टी हैज मेजोरिटी, ठीक है, यानी कोई दल बहुमत में न हो, ठीक है। यानी देखो कई बार हो भी जाता है, उसके बाद में गठबंधन की सरकारें बनती है, या फिर क्या है, अगर जो कोई भी दल बहुमत में नहीं आता लोकसभा में, तो फिर क्या दोबारा इलेक्शन भी हो जाते हैं अगर सरकार न बने तो, ठीक है। तो यानी कोई भी दल बहुमत में न हो, और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति किसी भी एक जो दल है उसके किसी एक दल है उसके नेता को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, पीएम राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर सकते हैं अपनी विवेकाधीन शक्तियां से, क्योंकि सरकार बनी ही नहीं, जो मेजोरिटी पार्टी हुई नहीं, मेजोरिटी पार्टी क्या है, मतलब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद भी नहीं है, और जो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं पीएम बनने के लिए, और उसको फिर टाइम दिया जाता है कि आप 30 दिन के अंदर क्या है, फ्लोर के ऊपर अपना जो मेजोरिटी आप प्रूव करोगे, ठीक है। तो यानी क्या है, अगर कोई भी पार्टी बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को, एक दल से किसी एक नेता को क्या कर सकते हैं, पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए समय दिया जाता है, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, पीएम की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, और आकस्मिक मृत्यु के बाद क्या है, जो सडनली मृत्यु के बाद क्या है, और क्योंकि एकदम से आकस्मिक मृत्यु होती है, सडनली डेथ होती है, तो फिर क्या है, और हो सकता है कि कोई सहमति ना बने, किसी जो बहुमत दल है उसमें क्या है, सहमति ना बने, तो क्या है, प्रधानमंत्री अपने विवेक से किसी एक व्यक्ति को पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति है, ठीक है, यानी विवेकाधीन शक्ति है। और क्या है, जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है, किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है, कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, कब, अगर नॉट एबल टू प्रूव क्या है, उनका जो कॉन्फिडेंस क्या है वो प्रूव नहीं कर सके, ठीक है, नॉट एबल टू प्रूव कॉन्फिडेंट इन लोकसभा, नॉट एबल टू प्रूव कॉन्फिडेंट इन लोकसभा, ठीक है, यानी वो लोकसभा में विश्वास मत क्या है, प्रूव ना कर सके, या विश्वास मत साबित ना कर सके, या विश्वास मत जो है क्या है, खो दे, ठीक है, विश्वास मत साबित न कर सके, साबित न करने पर, अगर लोकसभा क्या है, लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है वो विश्वास मत खो दे, ठीक है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट क्या है, अगर जो पास हो जाता है लोकसभा में, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है, वो तो अपना विश्वास मत लोकसभा में खो चुकी है, ठीक है। अगला क्या है, राष्ट्रपति जो लोकसभा को भी क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा को भी क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं, यानी डिसोल्व लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, कब, जब सभी दल क्या है, कोई भी दल मेजोरिटी में ना रहे, यानी लोकसभा में कोई दल लॉस्ट मेजोरिटी, यानी बहुमत खो दे, ठीक है, बहुमत क्या कर दे, खो दे। तो ये थी जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां
डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या क्या निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का टॉपिक समाप्त होता है, जो लगभग शायद 14 या 15 क्लास हमको लगी, 14 और 15 क्लास में हमने कवर किया प्रेसिडेंट के टॉपिक को। आप देखना हर एस्पेक्ट को हमने छुआ है, जो प्रेसिडेंट में हर पॉइंट को हमने छुआ है, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं, स्किप नहीं किया कोई भी पॉइंट, बिल्कुल डीपली हमने इस क्लास को इस टॉपिक को किया। और पहले वाले टॉपिक भी जैसे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स है, सभी टॉपिक्स को हमने इतना डीपली किया। और आप भी इतने डीपली अगर पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और सभी चीज़ों को एक बार फिर से मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, सभी चीज़ों को नोट जरूर कीजिए, क्योंकि अपने क्लास नोट्स तैयार कीजिए। दूसरों के भरोसे पे मत रहिए कि वो कर रहा है या वो कर रहा है, उससे मैं फोटोस्टेट करवा लूँगा। इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान होगा। और आप हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि जो हमारा प्रेसिडेंट का जो टॉपिक चल रहा है, इतनी क्लासों में हमने कवर किया, वो आपको कैसा लगा। और पॉलिटी की ये सीरीज़ है, आपको इसके बारे में अपने कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।